रेजोनेंस में जब आप H+ हटा देते हो तो हमें क्या मिल जाता है, कॉन्जुगेट बेस। और बेस में H+ ऐड कर देते हो तो हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्जुगेट एसिड। जैसे अगर हम बात करें Ha और A- में, तो हम वर्ड ये लिखेंगे A- इज द कॉन्जुगेट। तो लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिया था और डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने ये सीख लिया था कि स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं, है ना। उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए गए थे, उसके हिसाब से जो है हम जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। कुछ केस और भी देखते हैं जहां पे रेजोनेंस और भी हो सकता है। जैसे अगला केस है व्हेन पॉजिटिव चार्ज is present on an atom and adjacent atom having lone pair, है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूं CH3O CH2+, तो यहां पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। इसके बगल वाला जो एटम है हेटेरो एटम, उस पे जो है लोन पेयर है। तो ये भी कॉन्जुगेशन का केस है, इसमें भी जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH3O CH2+। अगला हो सकता है एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए CH3 है, यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे H+ चार्ज है। सल्फर के पास लोन पेयर है और यहाँ पे कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है। तो सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है और यहाँ पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज या एम्प्टी ऑर्बिटल के बगल वाले एटम पे लोन पेयर होता है तो उस केस में भी रेजोनेंस पॉसिबल होता है, हेटेरो एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। एग्जाम्पल इस तरह से भी हो सकता है कि CH3 CH+ चार्ज और यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ पे रेजोनेंस शो कर सकता है। CH3 CH और यहाँ पे Cl पे प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले एटम के पास लोन पेयर है तो उस केस में भी रेजोनेंस पॉसिबल है। ये एक केस और है जहां पे आप रेजोनेटिंग सोच सकते हैं। ये केस लाइक बैक बॉन्डिंग है कि एक एटम के पास लोन पेयर है और दूसरे वाले एटम के पास जो है एम्प्टी ऑर्बिटल है। टाइप कह सकते हो आप इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड बेस रिएक्शन टाइप के हैं, ठीक है। अगला केस इसी में अगर हम बात करें व्हेन नेगेटिव चार्ज is present on an atom and adjacent atom having empty orbital। टाइप जिसको हम लोग कह सकते हैं, नॉर्मली अपन यूज करते हैं वर्ड डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस वर्ड हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें
CH2 यहां पे निगेटिव चार्ज है और यहां पे क्लोरीन है। और दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं CH और यहां पे फ्लोरीन है। क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। एम्प्टी डी ऑर्बिटल यहां पे इसके पास अवेलेबल है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू इसके डी ऑर्बिटल में जा सकता है और इस केस में हम इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ये बनाएंगे CH2 और यहां पे Cl-। ये पहला स्ट्रक्चर है और ये दूसरा स्ट्रक्चर है। अगर हम इसमें बात करें कि भाई इस दोनों स्ट्रक्चर में कौन सा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है, तो हमारा जो क्राइटेरिया है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एक जो है न्यूट्रल स्पीशीज और चार्ज स्पीशीज में न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल है। यहां पे ये भी न्यूट्रल नहीं है और ये भी न्यूट्रल नहीं है, तो उस बेसिस पे हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमारा रूल है कि एक जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें हर एक एलिमेंट जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरा जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो कम स्टेबल होता है। तो यहां पे इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अगला रूल क्या है हमारा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर with more covalent bond is more stable than a resonating structure with less covalent bond। आप इसमें देखें तो इसमें जो भी बॉन्ड अवेलेबल है उससे ज्यादा एक बॉन्ड यहां पे अवेलेबल हो जा रहा है, मतलब B का जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है, स्टेबिलिटी है ना। यहां पे इसमें जो है 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें जो है 3 सिग्मा बॉन्ड और इसके साथ एक पाई बॉन्ड भी अवेलेबल है। इसमें सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके पास ज्यादा नंबर में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, है ना। दिस केस इज ऑल्सो लाइक इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड बेस रिएक्शन, या आप कह सकते हो यहां भी जो है वो बैक बॉन्डिंग अवेलेबल है ना। तो इसमें अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो हमारा जो रूल है उस हिसाब से इसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें कम कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद लेस कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ अब हम इस केस पे आते हैं। फ्लोरीन क्या है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, हैव नो एम्प्टी ऑर्बिटल, है ना। तो इसमें आप इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। आप जरा देखें, क्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल इस तरह से है, क्लोरीन जो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो अगर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये इस तरह 3s 3p और यहां पे हम जो है वो 3d बनाते हैं। चूंकि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये 3p है और ये 3d है। इस केस में क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आप इस तरह से बना सकते हो, ये इस तरह से बना हुआ है। तो यहां पे क्लोरीन के पास 3d अवेलेबल है, जो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपने d में जो है वो जगह दे सकता है। फ्लोरीन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें वैलेंस शेल का, है ना, वैलेंस शेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, 2px 2py 2pz। तो इस यहां पे फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो यहां पे जो है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं होगा, बैक बॉन्डिंग इस तरह का नहीं होगा। तो अगर हमसे कहा जाए कि भाई इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल है, आप देखें इसमें नेगेटिव चार्ज 2 एटम पे जो है
डिलोकलाइज्ड है, इसमें नेगेटिव चार्ज सिर्फ कार्बन पे डिलोकलाइज्ड है। यहां पे जो क्लोरीन है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करें तो ये जो क्लोरीन है यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट से भी विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, -I और -M से भी विड्रॉ कर रहा है। यहां पे क्लोरीन सिर्फ -I से जो है इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, तो यहां पे ये रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से भी स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये एनायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। क्लियर? तो ये वो केस है जहां पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, अ टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग आप कह सकते हो, है ना। तो जब भी जो है एक एटम के पास नेगेटिव चार्ज है और एडजेसेंट एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, तो वहां पे भी जो है रेजोनेंस हो सकता है और इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगला अगर हम एग्जांपल इसी केस का और ड्रॉ करें, लाइक मैं ये कह रहा हूं सल्फर है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं जहां पे ये सल्फर है और यहां पे नेगेटिव चार्ज इस एटम पे है, इस केस में इसका जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, ये रेजोनेंस के थ्रू जो है वो डिलोकलाइज्ड है और आप इस तरह का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है आप बना सकते हो। इस केस में ये नेगेटिव चार्ज डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, क्योंकि ये जो है इस एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, इस एटम के पास जो है एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो नहीं हो सकता है। इसके रिगार्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हमसे कहा जाए कि इसमें और इसमें जो कौन सा जो है एनायन है वो स्टेबल है, तो हम कहेंगे ये वाला कार्बन आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी। क्लियर? अगला केस हम ले रहे हैं रेजोनेंस में ही, व्हेन ऑड इलेक्ट्रॉन आर इन कॉन्जुगेशन की हम बात कर रहे हैं। जैसे CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, वो तो केस हो चुका है। अब यहां पे रेडिकल है, इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल रेडिकल। ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम कहते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजीन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसको हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है हम वर्ड यूज करते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे बेंजाइल कार्बोनाइन, और वहां पे रेडिकल है तो हम वर्ड यूज करते हैं बेंजाइल रेडिकल। इस केस में भी रेजोनेंस अवेलेबल है। इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इस केस में जो है हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है इसलिए हम इस तरह से जो है इसको ड्रॉ करेंगे। जब दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जैसे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इसलिए हमने जो है इस तरह का डबल हेडेड एरो दिखाया है, ये इस तरह का एरो दिखाया है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम शो कर रहे हैं, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से जो है वो बनेगा। CH2 यहाँ पे डॉट, यहाँ पे इस तरह से फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ये इस तरह से, ये यहां पे आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से जो है वो बन जाएगा डॉट, यहां पे CH2, फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ये एक ही होना चाहिए एरो, तो यहां पे जो है ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा डॉट, यहाँ पे CH2। फिर से
हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। नाउ यहां पे जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, है ना। तो ये भी इस टाइप का भी रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या है, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे डिलोकलाइज्ड है, यहाँ पे डिलोकलाइज्ड है और यहाँ पे डिलोकलाइज्ड है। इस तरह के हम और स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं, लाइक CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, इसको हम लोग जो है एलाइल रेडिकल बोलते हैं, है ना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इस तरह से बनाओगे, ये यहां से जो है CH2 डॉट CH CH2 ये बनेगा। अगर ये A है और ये B है तो हम कहेंगे A का जो स्टेबिलिटी है, A का स्टेबिलिटी इक्वल टू B का स्टेबिलिटी, क्योंकि सारा चीज इस दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होने वाला है ना। तो दोनों, इसी को हम लोग कहते हैं जब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर दिखे तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस when two or more than two resonating structure are similar in all respect। लाइक अगर हम बात करें बेंजीन का, ये बेंजीन है, बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस तरह से जो है वो बनाते हैं। तो बेंजीन के पास जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। या हम बात करते हैं साइक्लोपेंटाडाइन, इस कंपाउंड के जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, है ना, इस तरह से। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है तो ज्यादा और भी जो है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेंगे, तो हम कहेंगे साइक्लोपेंटाडाइन जो कटायन है, कार्बन आयन है, इसके 5 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी सेम है, पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इक्वली स्टेबल है। क्लियर। और एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस हमें दिखे। इन जनरल हम ये कहते हैं सल्फोनिक एसिड। आप एक चीज जरा देखो, इस एसिड को हम लोग कहते हैं सल्फोनिक एसिड और इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमें इस दोनों एसिड में अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? नॉर्मली एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का जो रूल है, जिस ऑर्डर में मैं बता रहा हूं आप बिल्कुल उसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे तो आपका जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। जब भी अगर हमें रेजोनेटिंग जो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इससे एक क्वेश्चन जो है नॉर्मली आपको जो है पूछा जाता है मेंस में और एडवांस में। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है अगर हम कंपेयर करें, खास करके हमारा जो कंसर्न है वो आर्हेनियस एसिड के रिगार्डिंग है, आर्हेनियस एसिड, और उसमें भी हम अपने आप को पहले मोनोप्रोटिक एसिड पे फिक्स रखेंगे। आर्हेनियस एसिड, हम उस एसिड को कहते हैं एसिड
which furnishes H plus ion in the water, है ना। देखिए आर्हेनियस एसिड का जो डेफिनेशन है या आर्हेनियस बेस का जो डेफिनेशन है वो हम ये कहते हैं कि वो स्पीसीज जो सॉल्वेंट का कैटायोनिक पार्ट फर्निश करेगा, और आर्हेनियस बेस हम उसको कहते हैं जो सॉल्वेंट का एनायनिक पार्ट फर्निश करता है। इस डेफिनेशन को जरा आप अच्छे से समझेंगे। आर्हेनियस के हिसाब से अगर आप एसिड के बारे में जानना चाह रहे हैं, एसिड किसको कहेंगे, तो फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन द सॉल्वेंट। आर्हेनियस थ्योरी का सबसे, एसिड बेस थ्योरी का सबसे ये एक जो है आप कह सकते हो प्लस पॉइंट है कि उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि भाई एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनर है। आर्हेनियस ने हमें समझाया कि अगर पानी सॉल्वेंट है तब H प्लस एसिड है, और पानी अगर सॉल्वेंट है तो OH माइनस एसिड है। अगर हम बात करें इस चीज को जरा सा हम जो है थोड़ा सा इसको जो है अच्छे समझेंगे। जेईई एडवांस ने इस पे भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आर्हेनियस एसिड की अगर हम बात करें, आर्हेनियस एसिड की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे स्पीसीज which furnishes cationic part of the solvent, जो सॉल्वेंट का कैटायनिक पार्ट फर्निश करेगा वो एसिड है, और आर्हेनियस बेस which furnishes anionic part of the solvent, कि जो सॉल्वेंट का एनायनिक पार्ट फर्निश करेगा वो बेस होगा। अब आप सॉल्वेंट वाटर ले रहे हो, अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो जो भी H प्लस देगा वो एसिड होगा पानी में जो H प्लस देगा, और जो पानी में OH माइनस देगा वो बेस कहलाएगा। जरा समझिएगा इस चीज को। और पानी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस गिव्स H2O लिक्विड। ये आर्हेनियस के हिसाब से पानी में एसिड का डेफिनेशन है, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये है। आप सॉल्वेंट NH3 ले रहे हैं तो यहां पे एसिड का डेफिनेशन बदल जाएगा और बेस का डेफिनेशन बदल जाएगा आर्हेनियस के हिसाब से। NH3 जो है वो इस फॉर्म में आयोनाइज होता है NH2 माइनस के फॉर्म में। तो अगर आर्हेनियस के हिसाब से, एज पर आर्हेनियस अब मुझे एसिड डिफाइन करना होगा। अगर मुझे एसिड डिफाइन करना है तो अब डेफिनेशन क्या हो जाएगा, which furnishes NH4 प्लस, एंड ये एसिड का डेफिनेशन हो गया। और बेस क्या होगा, which furnishes NH2 माइनस। ये आर्हेनियस बेस होगा अमोनिया के लिए। आप अमोनिया सॉल्वेंट ले रहे हो तो NH4 प्लस जो देगा वो एसिड होगा, और NH2 माइनस जो देगा वो क्या होगा, बेस होगा। इस चीज को समझिए, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल्स डेफिनेशन है कि एसिड किसको कहते हैं और बेस किसको कहते हैं। एज पर आर्हेनियस, फर्स्ट यू नीड टू हैव अ सॉल्वेंट, उसके हिसाब से डेफिनेशन जो है वो बदलेंगे, एसिड किसको कहेंगे और बेस किसको कहेंगे। पानी है
तो जो H प्लस देगा वो एसिड है और जो OH माइनस देगा वो बेस है। आप अमोनिया ले रहे हो, अमोनिया में अगर हम बात करें NH4Cl, ये NH4Cl सॉल्ट है, सॉल्ट फॉर वाटर एज ए सॉल्वेंट, but NH4Cl is acid in ammonia। जेई एडवांस इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है कि NH4 सॉल्ट है या एसिड है अमोनिया में। तो अमोनिया में ये टूटेगा NH4Cl, टूटेगा NH4 प्लस और Cl माइनस। फिर से मैं आपको बता दूं, NaNH2 ये वाटर के लिए सॉल्ट है, बट अमोनिया के लिए ये बेस है। अमोनिया के लिए क्या है, ये Na प्लस NH2 माइनस के फॉर्म में टूटेगा, ये अमोनिया के लिए बेस है। और NH4Cl प्लस NaNH2 gives NaCl प्लस 2NH3। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा NH4 प्लस प्लस NH2 माइनस। इस चीज को आपको समझना होगा अगर आप अर्हेनियस थ्योरी के बारे में कंसर्न है तो, कि एसिड और बेस को अगर आपको डिफाइन करना है तो फर्स्ट यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट, तब जाके आप बात करते हो। चूंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसीलिए हम लोग ये बोल देते हैं कि जो H प्लस आयन देगा उसको एसिड कह देंगे और जो OH माइनस देगा उसको हम क्या कह देंगे, बेस कह देंगे। ठीक, जेई ने इस पे, एडवांस ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अर्ली 90s में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं कि NH4Cl अमोनिया में एसिड है, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो हमारा कंसर्न ये है कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी हम कंपेयर करें, अब हम चूंकि वाटर को सॉल्वेंट मान ले रहे हैं, तो इन जनरल सबसे पहले हम देखेंगे, अच्छा मोनोप्रोटिक एसिड का मीनिंग है कि जो पानी में एक H प्लस देगा। तो अगर मैं अर्हेनियस एसिड पे जो है फोकस दूं तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन Ha, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोप्रोटिक अर्हेनियस एसिड है ना। तो ये Ha पानी सॉल्वेंट है, तो अब ये H3O प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस के फॉर्म में टूटेगा। यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं Ka, जिसको हम क्या देते हैं, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ha का कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो 3 पॉइंट्स आप अच्छे से जो है ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा ये होगा, मोनोप्रोटिक एसिड का हम जो है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ Ha बॉन्ड इन जनरल, bond strength of Ha bond as Ha bond strength increases, acidic strength decreases। पहले तो आप इसको समझिए, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम कह सकते हैं, लाइक अगर हम बात करें HF, HCl, HBr और HI, तो हम कहेंगे HI जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू HBr, HCl, HF। पी के वैल्यू का डेटा अगर आप ध्यान रखना चाहें तो 3.8, -7, -9, -10।
पीके वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। ये इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एच बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ। दूसरा पैरामीटर जो हम देखेंगे इसी में आगे वो है, अगर पहले पैरामीटर से बात बन जा रहा है, लाइक सपोज अगर हमें फिनॉल और थायोल में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हुआ, तो यहां जो बॉन्ड है ये 2p1s बॉन्ड है और ये 3p1s बॉन्ड है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि इसका एच बॉन्ड जो ये जो बॉन्ड है 2p1s स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ये आसानी से H+ नहीं देगा, ये आसानी से H+ दे देगा। अगर आप पीके वैल्यू जानना चाह रहे हैं, इसका अप्रॉक्स 10, इसका पीके वैल्यू 8 होता है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। हम अपने जो जनरल रूल्स हैं उसी के हिसाब से जो है इस चीज को कंपेयर करेंगे। दूसरा है, इसी में हम बात करते हैं पहले पैरामीटर से अगर काम नहीं हुआ तो इन दैट केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A minus as electronegativity of A increases acidic strength increases। लाइक अगर हम बात करें NH3H2O और HF में, तो हम कहेंगे NH3 जो है वो सबसे कमजोर एसिड है और HF जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। अगर आप पीके वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं तो इसका पीके वैल्यू जो है 36 के अराउंड होता है, इसका 15.7 होता है, इसका 3.8 होता है। पीके वैल्यू से भी आप देख सकते हो इसका पीके वैल्यू कम है। रीजन बीइंग सिंपल, आप NH2- इसमें बनेगा, इसमें OH- बनेगा और इसमें F- बनेगा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। नाउ अगर पहले दो पैरामीटर से बात नहीं बनता है, आप एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं कंपेयर कर पा रहे हैं, तब हम थर्ड पैरामीटर पे मूव करेंगे और थर्ड पैरामीटर हमारा ये कहता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस का जो डेफिनेशन है ये ब्रॉन्स्टेड के थ्योरी से आया है, आर्हेनियस थ्योरी में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। इन जनरल ब्रॉन्स्टेड हमें ये समझाते हैं कि एसिड से अगर आप H+ हटा दो, एसिड से जब आप H+ हटा देते हो तो जो है जो स्पीशीज बचता है हम उसको कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस। ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एसिड और कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर में इन जनरल नॉर्मली अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज नहीं है तो उसमें H+ का अंतर होगा। लाइक जैसे अगर हमसे कहा जाता है कि HF का कॉन्जुगेट बेस बनाइए, तो आप इसमें से क्या करोगे? इसमें से H+ माइनस कर दोगे, दैट इज F-। RCOOH का अगर हमसे कहा जा रहा है कॉन्जुगेट बेस बनाए, आप इसमें से H+ हटाएंगे, RCOO- कहते हैं। RSOOH इसका अगर हमसे कहा जाए कि कॉन्जुगेट बेस बनाइए, तो हम इसमें से H+ हटा देंगे, RSOO-। तो एसिड से जब हम H+ हटा देते हैं तो हम उसको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस। सॉरी, एसिड्स में जब आप H+ हटा देते हो तो हमें क्या मिल जाता है? कॉन्जुगेट बेस।
और बेस में H प्लस ऐड कर देते हो तो हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्जुगेट एसिड। जैसे अगर हम बात करें HA और A माइनस में, तो हम वर्ड ये लिखेंगे A माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ, A माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HA। ये एक लाइन लिखेंगे। दूसरा लाइन जो है वो हम लिखेंगे HA इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ A माइनस। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है वो H प्लस से डिफर करता है, ठीक। तो जैसे जैसे कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होते जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एसिड जो है वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। एज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस increases, acidic strength of corresponding acidic strength of corresponding acid increases। ठीक है। तो थर्ड पैरामीटर, सबसे पहले हमने क्या देखा, HA बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ, उससे हमारा बात नहीं बना। तब हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस, उससे भी बात नहीं बनेगा। तब हम देखेंगे कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी। अब जरा हम एक चीज समझाएं आपको कि हमारा जो कॉन्जुगेट बेस है HA का जो कॉन्जुगेट बेस है H प्लस एक्वस या A माइनस एक्वस हम लिखें, तो हमारा कॉन्जुगेट बेस क्या है, कॉन्जुगेट बेस इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो कॉन्जुगेट बेस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो कैसे स्टेबलाइज होगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और जो इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा वो क्या करेगा, इसको और डिस्टेबलाइज करेगा, है ना। तो हम ये कहेंगे कि अगर जो है या A माइनस हमारा जो है स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, that can be minus M, minus H and minus I, and destabilized by electron donating group, है ना। उसमें प्लस M हो सकता है, वो प्लस H हो सकता है, और वो प्लस I हो सकता है, ठीक है। तो इस तीन रूल्स के बेसिस पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कंपेयर करते हैं। अब जरा हम आते हैं, हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो हमें है इस कंपाउंड में कंपेयर करना है कि ये इसमें से और इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक है। नॉर्मली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है कि इसका जो पीके वैल्यू है वो 0 से ज्यादा और 2 से कम के बीच में लाई करता है, 1.5 1.3 होता है। इसका जो पीके वैल्यू का एक नॉर्मल रेंज अगर हम बात करें तो ये जो है 4 से लेकर के 6 के बीच में जो है वो वेरी करता है ना। मतलब मैं ये कहना जा रहा हूं कि सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो भाई क्यों ऐसा है, अब हम जरा देखें, इसमें जो HA बॉन्ड है ये 2p1s, यहां भी क्या है 2p1s, है ना। तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, RSOOH है, वाटर में ये जो है
आर एस ओ, ये O माइनस और H प्लस एक्वस, ये फॉर्म में रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड भी RCOOH, अगर आप इसको पानी में रखते हो तो ये जो है RCOO माइनस और H3O प्लस में रहेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों में सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां भी ऑक्सीजन है वहां भी ऑक्सीजन है। तीसरा पैरामीटर है हमारा स्टेबिलिटी, हम देखें कॉन्जुगेट बेस का। रेजोनेंस इसमें भी पॉसिबल है और रेजोनेंस इसमें भी पॉसिबल है। अब जरा आप देखो एक चीज कि इसमें जो रेजोनेंस है, इसके ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे भी डिलोकलाइज हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे भी डिलोकलाइज हो सकता है। मतलब इसके 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप इसका जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो इक्वल होंगे। इसके 2 ही इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज RCOO माइनस। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है। दोनों के पास इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके पास नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, इसलिए इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ये एक चीज जो है वो आप समझिए। तो ये जो है एक काम का चीज है कि कार्बोक्सिलिक, ये हमें ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में सल्फोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। अभी हमने रेजोनेंस पढ़ लिया, स्टेबिलिटी कंपेयर कर लिया, अब उसका यूज कहां है, कहां हमें ये देखने को मिलेगा, है ना, इसको कैसे जो है क्वेश्चन में यूज करना है। तो एक ये है ना, और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। IIT एडवांस 2016 उन्होंने जो है वो पूछा है कि HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ। इसको 2 तरीके से लोग समझा देते हैं। एक तो कह देते हैं कि भाई यहां पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहां पे +3 है और यहां पे +4 है, सॉरी +5 है और यहां पे +7 है। आपको अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। ये इसका स्ट्रक्चर है ना, ये इसका स्ट्रक्चर है। है ना, तो देखो रेजोनेंस जो है उसको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज कर सकते हो। एसिडिक स्ट्रेंथ को तो हम ऐसे डील कर लेते हैं, और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि आप कॉन्जुगेट बेस बनाएं, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। आप इसका जो है कॉन्जुगेट बेस बनाएं, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएं, इसका कॉन्जुगेट बेस, आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएं, है ना, आप ये इसका जो है बनाओ,
तो आप एक चीज देखो, इसके जो है एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेंगे, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, सेम इज द हेयर ऑल्सो। यहां भी वही कहानी है, यहां भी वही कहानी है, बट इसके पास ज्यादा रेजोनेंस बनेंगे, इसके पास उससे कम। इसमें नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक क्लोरीन पे डिलोकलाइज्ड है ना। इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज्ड है। इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 ऑक्सीजन पे जो है डिलोकलाइज्ड है, इस पे भी और इस पे भी। इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो 4 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज्ड है। तो इस केस में कॉन्जुगेट बेस हमारा ज्यादा स्टेबलाइज है, इसीलिए मैं ये कहूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ। खैर इस क्वेश्चन का तो आंसर उसमें भी मिल जाएगा, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड, या ClO बॉन्ड का लेंथ हमसे जो है वो कंपैरिजन कराया जाए तो क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो है 2-3 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर रहा हो, जब भी कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर रहा हो, तो आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो भाई 2 तरीका अवेलेबल है। एक मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है, जैसे मान लीजिए जैसे अगर मैं ये बोल देता हूं ClO है, O- है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है और ये इस तरह से है। तो लेंदी तरीका ये है कि पहले आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, ये इस तरह से 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ClO और O-, ये बनेंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, हमने पहले क्लास में भी समझाया है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस का फेनोमेना शो करता है और आपको बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना हो तो आप सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे और फिर ये देखोगे कि 2 फिक्स एटम के बीच में कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना है सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। 1 2 3 1 2 3। आप देखें इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेकेंड और थर्ड एटम के बीच में 1 बॉन्ड है, यहां पे सेकेंड और थर्ड के बीच में 2 बॉन्ड है, तो टोटल कोवेलेंट बॉन्ड 3, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज 2, दैट इज 3/2। एक तो ये तरीका थोड़ा सा लेंथी तरीका है। इससे थोड़ा सा और आसान तरीका क्या है, अगर आपको वैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, मैं क्या बताता हूं, देखिए कि इस क्लोरीन और इस ऑक्सीजन के बीच में या इस क्लोरीन और इस ऑक्सीजन के बीच में 1 बॉन्ड तो फिक्स है, तो आप सबसे पहले लिख दो 1। ध्यान सुनिएगा, अब ये जो पाई बॉन्ड है अभी इस एटम के बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसके बीच में आ जाएगा, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है कभी इस 2 एटम के बीच में है कभी इस 2 एटम के बीच में है, तो एक के हिस्से में कितना आया 1/2। सेम ये 1 बॉन्ड तो फिक्स है। अब यहां पे ये जो पाई बॉन्ड है, ये 2 पाई बॉन्ड जो है, जैसे इसका रेजोनेंस कराओगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, या इधर से रेजोनेंस कराओगे ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, मतलब 1 बॉन्ड तो फिक्स है। अब ये 2 पाई बॉन्ड 3 के बीच में एक ये और इसमें डिलोकलाइज हो रहा है, मतलब 2/3। यहां पे अप्लाई करें हम 1, 1 बॉन्ड तो फिक्स है। अब इसमें क्या होगा कि 3 पाई बॉन्ड 4 के बीच में डिलोकलाइज्ड है, तो एक के हिस्से में कितना आ जाएगा 3/4। बहुत आसानी से आप जो है बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप जरा देखो, इस सब में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड का जो लेंथ है वो घटता है ना। इसमें 1/2 ऐड हुआ, इसमें 0.66 ऐड हुआ, ये 0.75 ऐड हुआ। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ घटेगा। इस हिसाब से जो है आप कंपैरिजन कर सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ।
तो जब भी कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस का फेनोमेना शो करे, लाइक अगर हम बात करें जैसे आपको ओजोन में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो आप सेम टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हो, है ना। मैं कैसे निकालूंगा बॉन्ड ऑर्डर, तो एक बॉन्ड तो फिक्स है, ये एक पाई बॉन्ड कभी यहां है और कभी यहां है, तो 1 + 1/2 दैट इज 3/2। NO2 माइनस है, आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिमिलर थ्योरी आप यूज कर सकते हैं कि एक बॉन्ड तो फिक्स है, ये एक पाई बॉन्ड कभी इस एटम के बीच में कभी इस एटम के बीच में, तो 1/2 दैट इज 3/2 आप निकाल सकते हो। अगर हमें सल्फेट आयन में पूछा जाए, है ना, कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, और ये सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं, है ना, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ऑल सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। बॉन्ड ऑर्डर जो इसका अगर आपको निकालना है तो आंसर विल बी 1, एक बॉन्ड तो फिक्स ही है, अभी 2 पाई बॉन्ड जो है 4 के बीच में मूव कर रहा है, तो 1 + 2/4 इस तरह से जो है आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। मतलब विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस वी कैन कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ। अगला एक क्वेश्चन ये है, जैसे जो है अगर हम बात करें यही बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन में कई दफा हमसे जो है इस तरह छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पे लिख दे रहा हूं आपके लिए, कैलकुलेट फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर इन फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन में जो है आपको पीओ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस, अभी तक हमने सिर्फ रेजोनेंस का थ्योरी पढ़ा है कि रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजोनेंस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसका स्टेबिलिटी हम कैसे कंपेयर करते हैं। अब ये जो मेन पार्ट है एग्जाम में, इस पोर्शन का क्वेश्चन आपको कम दिखेगा, बट केमिस्ट्री समझने के लिए ये पोर्शन जो है आपका अच्छा होना चाहिए। वैसे तो रेजोनेंस से जो क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अगले क्लास में हम डील करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और उसको जो है कैसे सॉल्व किया जाए। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में सबसे पहले है आप बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन कर सकते हो, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तीसरा एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर सकते हैं, उसका इफेक्ट हम देखेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद डायपोल मोमेंट आप कंपैरिजन कर सकते हो। फिफ्थ में आप शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन पे हम कमेंट कर सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अच्छा, जब भी मैं लिखता हूं बॉन्ड लेंथ तो साथ में जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हम कंपैरिजन कर लेंगे, है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन और उसका यूज जो है एरोमेटिसिटी में भी हम देखेंगे। ये जो पार्ट है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, नेक्स्ट लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई कैसे जो है ये सारी चीज रेजोनेंस कैसे जो इफेक्ट करता है। और लास्ट में हम एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट मींस स्टेरिक
inhibition of inhibition of resonance, कि कुछ जगह ऐसा है बल्कीनेस के वजह से जो है रेजोनेंस में दिक्कत आता है। हमने बोला है कि रेजोनेंस तभी हो सकता है जब जो एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो सेम प्लेन में होना चाहिए या नियरली सेम प्लेन में होना चाहिए। तो एक एक करके एग्जांपल में आते हैं। जैसे अगर हमें सबसे पहले बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम कंपैरिजन करें, एक एग्जांपल में ले रहा हूं, है ना। जैसे लेट सपोज अगर हम बात करते हैं CH3 COO CH3 है, यहां पे हमें इस बॉन्ड का लेंथ हम x बोल दे रहे हैं और इस बॉन्ड का लेंथ हम y बोल दे रहे हैं कि x और y में क्या रिलेशन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस का पार्ट होगा, सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। तो इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाओगे CH3 CO माइनस, यहां पे O CH3 प्लस बन जाएगा, है ना। अच्छा, अब एक चीज जरा देखिए, रेजोनेंस के वजह से हुआ क्या। यहां पे आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, अभी जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है। इधर वाले में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है और इसमें भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ड्यू टू रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड गेट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड वाइस वर्सा। मतलब जहां पे सिंगल बॉन्ड है रेजोनेंस में वहां पे पाई बॉन्ड आ जा रहा है, और जहां पे पाई बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, वहां पे अब सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। एक तो ये चीज आप इंटरेस्टिंग है। दूसरा चीज, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस polarity developed in the molecule, और आयन तो ये दो चीजें हम ध्यान रखेंगे। तो यहां पे रेजोनेंस हो रहा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और मतलब इस बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो एक से ज्यादा है, और यहां पे इस बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो एक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, मतलब यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, तो x जो लेंथ होगा वो छोटा होगा y से, बॉन्ड, ठीक है। तो x जो बॉन्ड लेंथ होगा वो y से छोटा होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्लियर। अगला एग्जांपल जो है हम इसी कैटेगरी का है जो ले रहे हैं, आपके लिए है कंपेयर रोटेशनल एनर्जी बैरियर for the following. एक एग्जांपल ये है CH2, ये कंपाउंड नंबर 1 है, CH2 CHCOH ये कंपाउंड नंबर 2 है, और CH2 CH2 है ना। इसमें जो है हम इस बॉन्ड के अलोंग और रोटेशनल एनर्जी बैरियर जो है कैलकुलेट कर रहे हैं।
इस बॉन्ड के अलॉन्ग, वन टू थ्री में, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें कंपाउंड 1 ये है, इसमें हमें रोटेशनल एनर्जी बैरियर ये जो है कंपेयर करना है। रोटेशनल एनर्जी बैरियर से क्या मेरा मीनिंग है कि किस में जो ये जो बॉन्ड है जिसके अलॉन्ग फ्री रोटेशन आसानी से हो सकता है, मतलब कहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग फ्री रोटेशन अवेलेबल होता है, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें जो है रोटेशनल एनर्जी बैरियर कम होगा।